वक्फ बोर्ड की ज़मीन कोई रेलवे की ज़मीन नहीं है, जैसे इन्होंने कई उद्योगपतियों को वो ज़मीन दे दी। वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं दे सकते, ये उसका मालिकाना हक किसी को नहीं मिल सकता कभी भी। कि मान लीजिए श्रवण जी, कोई मंदिर है, उस मंदिर में आप किसी मुल्ला मौलवी को बिठा सकते हो क्या? एज ए ट्रस्टी नहीं बिठा सकते ना। तो अगर कोई मस्जिद मदरसा है, वहाँ पे आप जो गैर मुस्लिम है उसको कैसे बिठा सकते हैं? ये राजनीतिक तौर पर देश के लोगों को बांटने के लिए कि देखो ये चूड़ी टाइट कर रहे हैं एक समाज की। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत में का हिस्सा है, जिस तरह से मीडिया, ये गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है देश में। और मणिपुर हमारे देश में आता ही नहीं है, मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं होती, वहाँ जो जुल्म हो रहा है सालों से। ये हम कैसे विश्व गुरु हैं कि देश की पहलवान बेटी एक 100 ग्राम वज़न पर उसको निकाल दिया हो। ये कैसी ताकत है हमारी दुनिया में, ये कैसा डंका बज रहा है हमारा। तो जहाँ मुस्लिम समाज में केवल 2% तलाक होती थी, उनके लिए तो आप बिल ले आए, और जहाँ हमारा हिंदू समाज है वहाँ 17% डिवोर्स होती थी, उनके लिए तो आप बिल नहीं लाए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और हमारे साथ इस समय मुजफ्फर खान जी हैं। देश में वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा हो रही है। सर, ये वक्फ बोर्ड को आप कैसे देखते हैं? श्रवण जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि नेशनल दस्तक ही दस्तक देगा कि जो लोगों के दिमाग में गलतफहमियाँ हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के। हमारे देश में 90% लोग ये नहीं जानते हैं वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड दरअसल एक ऐसा चैरिटी का माध्यम है जो गरीब बेवाओं को, जिनके शौहर ना हो, यतीम बच्चों के लिए पैसा खर्च करने के लिए, और ख़ास तौर से आज से 1400 बरस पहले इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। उस ज़माने में जो इंसान थे वो ग़ुलाम हुआ करते थे, तो उन्होंने एक ज़मीन का ऐसा इंतज़ाम करवाया कि ये जो ज़मीन है ये हमेशा, इस ज़मीन का कोई मालिक नहीं रहेगा, हम इस ज़मीन को वक्फ करते हैं, और वक्फ करने के बाद इससे जो पैसा आएगा उससे उन ग़ुलामों को आज़ाद करवाया जाएगा। तो एक इंसानियत का बड़ा पैगाम था कि उस वक्फ बोर्ड के पैसे से जो ग़ुलाम ख़रीदे और बेचे जाते थे उनको आपने आज़ाद करवाया। कई पानी के कुएं ऐसे होते थे कि जो जहाँ पानी बेचा जाता था, तो वहाँ लोगों को हज़रत उस्मान गनी ने पैसा खर्च किया और वो कुएं आज़ाद करवाए और लोगों के लिए फ्री पानी किया। तो वक्फ बोर्ड में दरअसल है क्या कि जो लोग नहीं समझते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड दरअसल इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी श्रवण जी किसी का कोई वारिस नहीं है, और उसकी ज़मीन भी है, मकान भी है। तो वो हमारे यहाँ लोग ये मान के चलते हैं कि साहब जन्नत और जहन्नुम का जो मामला है कि अगर मेरे अच्छे कर्म होंगे तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, मेरे बुरे कर्म होंगे तो मैं जहन्नुम में जाऊँगा। तो अपनी नेकियों के खातिर वो अपनी ज़मीन को वक्फ बोर्ड को वक्फ कर देते हैं कि हमने ये वक्फ की ताकि इससे जो बेवा और मिस्कीन लोग हैं उनको मदद मिलती रहे। तो अब उस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड किसी ना किसी को किराएदार रखेगा, वो खाली तो छोड़ नहीं सकता। तो वक्फ बोर्ड उसको किराए पर दे देता है, रेंट पर, और उसका मालिकाना हक कभी किसी का नहीं होगा, चाहे उस पर 500 साल 1000 साल तक लोग रहते रहें, उसका मालिक अब कोई नहीं होगा, क्योंकि वो वक्फ कर दी। और हमारे यहाँ 1995 का भारत सरकार का एक एक्ट भी है, उस एक्ट को लोग पढ़ लेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो आज जो ये सब हो रहा है, सरकार इसमें सरकार की मंशा उतनी ही है जैसे सरकार ने कहा कि हम 3 तलाक पे बिल लाएंगे। तो जहाँ मुस्लिम समाज में केवल 2% तलाक होती थी, उनके लिए तो आप बिल ले आए, और जहाँ हमारा हिंदू समाज है वहाँ 17% डिवोर्स होती थी, उनके लिए तो आप बिल नहीं लाए। तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ सरकार को, जैसे नोटबंदी करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे आपने देखा कोविड के दौरान इन्होंने कितनी सारी ताली थाली सब बजवा ली, उससे कोई फ़ायदा हुआ देश को? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह से ये राजनीतिक तौर पर एक हमारे देश के लोगों को बांटने के लिए कि देखो ये चूड़ी टाइट कर रहे हैं एक समाज की। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड, उसमें बांटने का कहाँ मामला आता है? वो तो सीधा सीधा मामला है कि जो व्यक्ति वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर रह रहा है, वहाँ पे बरसों से काम कर रहा है, बरसों से अपना मकान बनाया हुआ है, वो उसके नाम करने की बात की जा रही है। मालिकाना हक नहीं दे सकते, यही तो बात है श्रवण जी।
वक्फ बोर्ड की ज़मीन कोई रेलवे की ज़मीन नहीं है। रेलवे की ज़मीन भारत सरकार की ज़मीन है। उस ज़मीन पे सरकार जो है कोई प्लान कर सकती है। जैसे इन्होंने कई उद्योगपतियों को वो ज़मीन दे दी, वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं दे सकते ये। उसका मालिकाना हक किसी को नहीं मिल सकता कभी भी। उस पर रहे कोई भी, उस पर बिजनेस कोई भी करे, वो वक्फ बोर्ड को किराया देगा, किराएदार होगा वहाँ का। और वहाँ पर जो ये कब्ज़े की और इसकी बात करते हैं, मैं समझता हूँ कुछ जगहों पे अगर है भी तो उस पर वक्फ बोर्ड के पास पूरा अधिकार है उससे खाली करवाने के लिए। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से सक्षम है। जो 1995 का एक्ट है वो भारत सरकार ने ही बनाया था, वो कहीं और से नहीं आया है। तो वहाँ जो मंशा सरकार की है वो मंशा ये है कि मान लीजिए शरवण जी कोई मंदिर है, उस मंदिर में आप किसी मुल्ला मौलवी को बिठा सकते हो क्या? एज ए ट्रस्टी, एज ए ट्रस्ट का मेंबर नहीं बिठा सकते ना। कोई इजाज़त देगा क्या? तो अगर कोई मस्जिद मदरसा है वहाँ पे आप जो गैर मुस्लिम है उसको कैसे बिठा सकते हैं? कोई गुरुद्वारे में किसी को बिठाने देगा? कोई चर्च में किसी को बिठाने देगा? तो जो सरकार की मंशा है वो मंशा यही है कि रेलवे कर दिया, सेना की भूमि देख ली। अब ये वक्फ बोर्ड की लैंड है बहुत ज़्यादा हमारे देश में। तो ये वक्फ बोर्ड की जो लैंड है प्राइवेट लैंड है, सरकार की नहीं है। जिन लोगों ने अपनी जन्नत हासिल करने के लिए, गरीब और कमज़ोरों की मदद के लिए अपनी ज़मीनें दी थीं, वो ज़मीनें हमेशा वक्फ बोर्ड के पास रहेंगी। और उसमें ऐसा नहीं है कि उसका इस्तेमाल मुसलमान करते हैं। अगर आप उठा करके देखेंगे तो 80% हमारे दिल्ली के अंदर, दिल्ली शहर में जहाँ हम बैठे हैं, 80% उसके किराएदार हमारे हिंदू भाई हैं। तो वो किराएदार हैं, वो हम चाहते हैं वो रहें, वो आगे भी रहें। वो किराया वक्फ बोर्ड को देते रहे, वक्फ बोर्ड गरीबों की मदद करता रहे उसमें। तो इसलिए ये कई जैसे कब्रिस्तान हैं, कब्रिस्तान भी वक्फ बोर्ड के अधीन है। दिल्ली गेट का कब्रिस्तान है, वहाँ की देख रेख और तमाम चीज़ें। अब वहाँ जा कर के कोई मान लो कब्ज़ा करने लग जाए तो एक अथॉरिटी तो बिठा रखी है ना, जनता की जो चुनी हुई सरकार होती है जिस स्टेट में, राज्य में, क्यों दिल्ली राज्य नहीं है लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने चेयरमैन बिठाना होता है। तो यहाँ अभी चेयरमैन भी रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम से जो है बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ चेयरमैन नहीं बनने दे रही। तो ये जो वक्फ बोर्ड से जो पैसे आते हैं, क्या वो सिर्फ मुस्लिमों के जो लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं, उन पर खर्चा किया जाता है कि सर्व समाज के ऊपर खर्चा किया जाता है? पूरी इंसानियत के लिए है वो। वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि इसका ये मुसलमान को दिया जाएगा। ज़रूरतमंद जो गरीब है वो गरीब होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है शरवण जी। और इस्लाम ये सिखाता है कि मेरा पड़ोसी वो किस धर्म किस जात का है मेरे बराबर में रहता है। मेरे घर में जो खाना बना है, अगर मैंने कान लगा के नहीं सुना, अगर उसके घर में नहीं बना है खाना और मैंने वो खाना खा लिया तो वो हराम है मेरे लिए, जब तक मैं उसको पहुंचा नहीं दूंगा, उसके घर नहीं पहुंचा दूंगा। इस्लाम का तकाज़ा जो है वो बहुत बड़ा है और उसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। अब सरकार जो है वो कुछ लोगों को खुश करने के लिए, केवल राजनीति करने के लिए ये तमाम किन लोगों को खुश करना चाहती है सरकार आपके? देखिए, उन लोगों को खुश करना चाहती है जिनको नौकरी नहीं दे रही। वो उन लोगों को खुश करना चाह रही है जिनको 100 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल बेच दिया इन्होंने, जिनको 1100 रुपये का इन्होंने गैस सिलेंडर बेच दिया। उन लोगों को, ताकि वो कोई सवाल ना कर सकें, जो बेरोज़गार घूम रहे हैं। आपने लाखों नौकरियां रेलवे में खाली पड़ी हैं, 3.5 लाख पद। आप रेलवे में नौकरी नहीं दे रहे, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो लोग बेरोज़गार घर में बैठे हैं उनको कुछ तो मसाला मिले कि देखो साहब, हम ये नौकरी तो नहीं दे रहे लेकिन हम तुम्हारे लिए ये काम कर रहे हैं। तो उसकी जद में हमारे देश के लोग आते नहीं हैं आमतौर पे। वो सरकार को एक मौका देते हैं। उन्होंने कहाँ कह रहे हैं कि आप सर कि हमारे देश के लोग नहीं आते हैं? बांग्लादेश में हिंसा है, जो शेख हसीना है बांग्लादेश की जो पीएम थी, पूर्व पीएम, अब तो इस्तीफ़ा दे चुकी हैं। भारत ने उनको शरण दे रखा है, लेकिन भारत में जो लोग ऐसे जो सिविलियंस हैं, आज भी आपने सुना होगा कि नोएडा की तरफ, दिल्ली के आसपास लोग जो बांग्लादेश से बहुत पहले आकर भारत में शरण ले लिए हैं, भारत के नागरिक बन चुके हैं, उनको आज मारा जा रहा है। देखिए, इससे ज़्यादा डूब मरने की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। हम अभी 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं और उसी महीने के अंदर
ये जुल्म हमारे देश में ही हो रहा है और दुनिया उसको देख रही है और हम शर्मिंदा हो रहे हैं। और हमारे साथ हम शर्मिंदा हो रहे हैं, हमारे साथ साथ हुकूमत शर्मिंदा हो रही है भारत की। तो जहाँ तक सवाल इसका है कि जो बांग्लादेश की बात है, अगर कोई नागरिक है और उसने नागरिकता ले भी ली हो तो उसके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। बट एक बहुत दूर की मैं आपको बात बता दूं शरवण जी, सरकार का जो रवैया है वो क्या है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत में का हिस्सा है, जिस तरह से मीडिया, ये गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है देश में, और मणिपुर हमारे देश में आता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं होती, वहाँ जो जुल्म हो रहा है सालों से। आरएसएस प्रमुख ने भी कह दिया कि मणिपुर 1 साल से जो है इंसाफ का, न्याय का इंतज़ार कर रहा है, उसे कौन करेगा। तो देश के अंदर जो हमारी समस्याएं हैं उस पर कम फोकस है सरकार का, और जो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो ये साधन है बांग्लादेश को, हमें क्या लेना बांग्लादेश से, हमें क्या लेना पाकिस्तान से। हम विश्व गुरु हैं सर, क्यों नहीं लेना देना है। ये हम कैसे विश्व गुरु हैं कि हमारे देश की पहलवान बेटी एक 100 ग्राम वज़न पर उसको निकाल दिया हो। ये कैसी ताकत है हमारी दुनिया में, ये कैसा डंका बज रहा है हमारा कि हमारी वो बेटी वहाँ से रोती भी आई, हमारी वो बहन वहाँ से रोती भी आई। ये हमें ऐसा एहसास दिलाता है कि हमारे सर पे ही कोई नहीं है, हम तो जैसे यतीम हो गए। हमारे लोगों के बारे में अगर एक टेलीफोन चला जाता और ताकत होती और डंका बज रहा होता तो हमारी वो बेटी रोती भी नहीं आती, हमारी वो बेटी गोल्ड मेडल लेके आती। आप हर जगह राजनीति करते हो, इसका मतलब कि वो जो गुंडा जिसके खिलाफ बैठे थे धरने पे, वो जो पहलवान बेटियां हमारी बैठी थी, इसका मतलब वो गुंडा कामयाब हो गया, मेरे देश की बेटी हार गई। लेकिन आप सुने होंगे इससे पहले जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था उसको मोदी जी ने रुकवा दिया था। देखिए वो बच्ची जो एक्टर थी, वो जो जिससे इन्होंने वो एक्ट करवाया था, उसकी तो लाइफ ही ख़राब कर दी इन लोगों ने वो एक्ट करवा के। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता नहीं है, बड़े काम करने से कुछ होता है। अगर आप में हिम्मत है, मैं कहना चाहता हूँ अपनी ही सरकार से कि मेरी सरकार कान खोल लो। चाइना कितने हज़ार किलोमीटर पे मेरे देश पे कब्ज़ा कर चुका है। आप शेख हसीना से सीख लो कि जिसने एक टापू, अपने देश का एक टापू बांग्लादेश को नहीं, अमेरिका को नहीं दिया, बांग्लादेश का एक टापू, उस पर उसने उसकी सरकार गिरा दी, सब तहस नहस कर दिया। ये तो अब खुल के उनका बयान भी आ गया है शेख हसीना का। तो उनसे ही सबक ले लो कि उसने अपना टापू नहीं दिया। हमारे देश की ज़मीन पे चाइना का कब्ज़ा, हमारे देश में आज भी चाइना का मांझा बिक रहा है। अभी दिल्ली के अंदर गर्दन कटी है उससे। तो सरकार चाइना का मांझा नहीं रोक सकती, वो विश्व गुरु कैसे कहलाएगी? क्या किस हक से कहला सकती है अपने आप को? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर आपसे कि 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन एक सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद हैं कंगना रनावत, आप सुने होंगे बीते दिन वो कहती हैं कि जो हमारा देश है वो 2014 में आज़ाद हुआ है। आप उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए वो एक अदाकार थी और अदाकार लोग जो है वो नहीं, आज भी लोग अगर आमतौर पर बात करेंगे, अगर लोगों के पास जाकर कहेंगे कि क्या हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद हुआ है कि 2014 में, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो समर्थन करते फिरेंगे कंगना रनावत जी का। शरवण जी देखिए, इस बयान से लाखों उन शहीदों का अपमान हुआ है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी मेरे देश के लिए। ये जो बयान है, इसकी जितनी निंदा की जाए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। उन्हें भारत का इतिहास नहीं पता कि हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों से कैसे लोहा लिया। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो फांसी के फंदे को चूम चूम करके चढ़े। वो आज़ादी का मतलब नहीं जानती कंगना जी। अगर वो आज़ादी का मतलब जानती होती तो शायद ये बात ना कहती शरवण जी। चलिए जाते जाते वक्फ बोर्ड पर कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, तो बताइए, पूरा उसका डिटेल समझा दीजिए। देखिए वक्फ बोर्ड के लिए जो मौजूदा कानून है
उसमें कहीं कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है। वो भी हमारी सरकार ने बनाया 1995 का एक्ट, उसको पढ़ लें लोग। और दूसरा, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक कोई नहीं है, ना कोई होगा। तो इसी जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टी दान की है वो गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, मिस्कीन लोगों के लिए, कि उनकी मदद हो सके। और जो कई जगह कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तालीम के लिए, शिक्षा के लिए पैसे नहीं होते हैं, उसको भी वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता है। तो और वहाँ पर कोई जाति धर्म का इशू नहीं है, किसी भी मज़हब का कोई भी शख्स हो उसकी वहाँ से मदद होती है। आप वहाँ हमारे दिल्ली में ही रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, तो गरीब जो है गरीब होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को उन गरीबों के लिए ही सरकार को छोड़ देना चाहिए। कहीं कोई कमियां हैं तो उसके लिए जो स्टेट में सरकार है, राज्य सरकार, उसी का कोई विधायक या कोई चेयरमैन बनता है, वो उसको ठीक करे, उसको दुरुस्त करे। कहीं किसी का नाजायज़ कब्ज़ा है, कहीं किसी ने किराया नहीं दे रहा है, तो उसको किराएदार बदल दें वहाँ से। तो लेकिन इसकी ज़मीन पे जो नियत है सरकार की, वो सरकार को वो ज़मीन मिलने वाली है नहीं। इतने कमज़ोर लोग नहीं हैं देश के। आप जो है, हम तो ये कहेंगे कि आपको ज़मीन चाहिए तो चलिए, हम चल रहे हैं बॉर्डर पे, चाइना से हम अपनी ज़मीन को खाली करवाएंगे मोदी जी। चलिए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, अपने जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, जो हमसे होगा हम करने को तैयार हैं। हमारी ज़मीन चाइना से छुड़वाइए, आज़ाद करवाइए। पीओके क्यों नहीं, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है उसके लिए आप क्यों नहीं तैयार हुए? देखिए, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, अब चूँकि ये सरकार तो ये कहती थी कि साहब ओसामा को जब वो उन्होंने पकड़ा था, मारा था, तो बता के थोड़ी पकड़ा था। तो ये तो दाऊद इब्राहिम को भी लाने वाले थे, पता नहीं कब लाए ये, हमें तो पता ही नहीं लगा। और ये वहाँ पर भी जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी कब्ज़ा करने वाले थे। कब करेंगे कोई तारीख तो बताते नहीं है। हम तो चाहते हैं करें, तो हम तो इनके साथ हैं, लेकिन ये वो तो क्या करेंगे, हमारी ही ज़मीन पर कब्ज़ा करवा बैठे। हमारी ही ज़मीन चाइना के पास है, कम से कम उसे तो छुड़वा लें। वहाँ 56 इंची की छाती दिखाएं, थोड़ा हिम्मत दिखाएं। हम साथ में हैं प्रधानमंत्री जी के। चलिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये मुजफ्फर खान जी थे। तमाम मुद्दों पर इन्होंने जिस तरह से चर्चा की, जिस तरह से बातें की, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से इन्होंने आशंका जताई, क्या आप सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।